क्लास 5 के कंप्यूटर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं लेसन 1 में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें आप लोग देखें कि अलग अलग तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को तकनीक और अलग अलग समय में आने के आधार पर कंप्यूटर को जनरेशन में बांटा गया है और लगभग 5 जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो पीछे के क्लासेज में ये आप लोग देख चुके होंगे। अभी हम लोग को पढ़ना है लेसन 1 का पेज नंबर 10। इसमें दिया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कब से कब तक था। तो 1940 to 1956। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज कैटेगराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट operated on the principle of harmonic emission, in which operating instructions were given as per the task for which the computer was to be used। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग इसके कैटेगरी इसको इस आधार पर कैटेगरी में बांटते हैं कि इसमें कौन सा तकनीक यूज किया गया। जैसे ये फर्स्ट जनरेशन में थर्मियोनिक एमिशन, ये एक वैज्ञानिक थे। तो इन्हीं के सिद्धांत पर इन्होंने ही एक कंप्यूटर का सिद्धांत प्रतिपादित किया, प्रिंसिपल लाया, जिसको कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले यूज किया गया था। तो इसी तकनीक पर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस इनका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ। और फर्स्ट जनरेशन सिस्टम्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्कुलेटरी मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरिंग डाटा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का सबसे खास बात ये रहा कि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। डाटा को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। दे वेयर वेरी लार्ज इन साइज एंड वेयर कॉल्ड रूम साइज कंप्यूटर्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स साइज में बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, ज़्यादा बड़ा साइज हुआ करता था, जिससे कि पूरा एक कमरा यानी कि वैक्यूम ट्यूब होने के चलते फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो होता था पूरा एक कमरा भर स्पेस लेता था, पूरा एक कमरा घेर लेता था। द प्रोग्रामिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज डन इन बाइनरी लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। इसमें जो प्रोग्रामिंग किया गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वह बाइनरी लैंग्वेज पर आधारित था। और बाइनरी लैंग्वेज किस सिद्धांत पर काम करता है? 0 और 1 के प्रिंसिपल पर। इसके बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे, पिछले क्लास में 4 क्लास में 3 क्लास में भी दिया था बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज करने के लिए वैक्यूम ट्यूब को यूज किया। इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया और ये वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसके चलते कंप्यूटर का भी साइज पूरा बड़ा, यहाँ तक एक बड़ा कमरा कवर कर लेता था। और एक और बात, इसको ऑपरेट करने के लिए यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए 15-16 लोगों की आवश्यकता एक साथ में पड़ती थी। एग्जाम्पल्स दिया है एनियाक, यूनिवैक, एडवैक एंड एडस्टैक। ये दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब बड़े साइज का हुआ करता था, पूरा एक कमरा घेर लेता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेता था और गर्मी भी, हीट भी बहुत काफ़ी छोड़ता था, गर्मी भी काफ़ी निकलता था। फिर है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये कब से कब आया? 1956 to 1963, 1956 से 1963 के बीच में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज असेंबली लैंग्वेज and replaced the old machine language using abbreviated programming codes to replace long difficult binary codes। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को यूज करने लगा। जहां बाइनरी लैंग्वेज का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, वहीं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान होता है बाइनरी लैंग्वेज के मुकाबले। बाइनरी लैंग्वेज के मुकाबले में असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा आसान होता है, इसको सीखना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए ये असेंबली प्रोग्रामिंग कोड जो था ये रिप्लेस कर दिया, किसको? बाइनरी लैंग्वेज कोड को रिप्लेस कर दिया। द ट्रांजिस्टर वाज आल्सो इन्वेंटेड इन द जनरेशन। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का खोज किया गया था डाटा स्टोरेज करने के लिए।
किस जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में। इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अक्रॉस ए रजिस्टर। यह क्या करता था? इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक रजिस्टर के माध्यम से, रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है छोटा सा, तो ये रजिस्टर के माध्यम से सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने का काम करता था। ट्रांजिस्टर्स वे आर हाईली रिलायबल कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा क्षमतावान होता है, कैपेसिटी वाला होता है। और सबसे खास बात कि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है, हीट कम छोड़ता है, तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ट्रांजिस्टर वे आर फॉर मोर एडवांस्ड इन परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ दियर स्मॉल साइज, लेस पावर कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन रेट। यानी कि ट्रांजिस्टर और ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि यह स्मॉल साइज का हुआ तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम खपत होने लगा और गर्मी भी कम छोड़ने लगा। इसको चलाने के लिए कम लोगों की आवश्यकता भी पड़ने लगी, 3 या 4 लोग मिल करके चला लेते थे कंप्यूटर को। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा बेटर हुआ। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दिया हुआ है। IBM 7000, NCR 304, IBM 650 आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर यूज किया गया, जो वैक्यूम ट्यूब से हर मामले में बेटर था, चीपर था। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन का। ये कब से कब? 1964 टू 1971। ट्रांजिस्टर वेयर एडवांसमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि ट्रांजिस्टर तो वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया, बट स्टिल जनरेटेड ग्रेट हीट। लेकिन अभी भी ट्रांजिस्टर काफ़ी गर्मी छोड़ता था, वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले तो बहुत कम छोड़ता था, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी गर्मी छोड़ता था। विच हार्म द कंप्यूटर सेंसिटिव पार्ट्स, जो कंप्यूटर के सेंसिटिव पार्ट के लिए नुकसानदेह, हार्म मतलब नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह था, कंप्यूटर के सेंसिटिव पार्ट के लिए नुकसानदेह था। Hence we are replaced with an integrated circuit known properly as chips, since the scientists managed to fit many components on a single chip. तो उसको रिप्लेस कर, अब वैज्ञानिक लोग लगे रहे कि भाई ट्रांजिस्टर भी गर्मी छोड़ रहा है, इससे और बेटर चीज़ क्या लाया जाए। तो उन्होंने एक ऐसे चीज़ का खोज किया जिसको कि IC कहा गया, इंटीग्रेटेड सर्किट उसका फुल फॉर्म होता है, IC। तो IC क्या हुआ? IC और साइज में छोटा हो गया, गर्मी कम छोड़ने लगा, इलेक्ट्रिसिटी कम लेने लगा, जिसके चलते कंप्यूटर भी कम साइज का हो गया, बिजली भी कम लेने लगा, तो इसको IC कहा गया। इंटीग्रेटेड सर्किट बाय डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड बाय जैक एस किलबाय, यानी कि IC का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जैक एस किलबाय ने किया था। मैग्नेटिक डिस्क रिप्लेस्ड मैग्नेटिक टेप फॉर ऑक्सिलरी एंड वीडियो डिस्प्ले। मैग्नेटिक डिस्क क्या किया? मैग्नेटिक टेप को रिप्लेस कर दिया। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा था, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क इस समय आ गया। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक का एक लंबा टेप होता है, पुराना वाला। आप लोग वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे प्लास्टिक का एक टेप होता है, उस पर डाटा या वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड होता है। तो पहले वैसा ही कुछ टेप कंप्यूटर के लिए सेकंड जनरेशन में चलता था, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या किया कि मैग्नेटिक टेप को कौन रिप्लेस कर दिया? मैग्नेटिक डिस्क कर दिया। डिस्क आने लगा प्लास्टिक का, वीडियो वगैरह डिस्प्ले करने के लिए। नाउ कीबोर्ड्स वे आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड टर्मिनल्स टू गिव आउटपुट। इसी से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ही कीबोर्ड का इस्तेमाल भी होने लगा। कीबोर्ड पहले नहीं हुआ करता था, कीबोर्ड का यूज थर्ड जनरेशन में होने लगा, और आउटपुट टर्मिनल का, आउटपुट डिवाइस का भी खोज होने लगा, जिसमें आउटपुट डिवाइस भी आने लगा। मॉनिटर आया, प्रिंटर आया, डाटा को आउटपुट करने के लिए। A new operating system was introduced for automatic processing and multi programming। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि अनेक तरह का ऑटोमेटिक था, स्वचालित था, और अनेक काम एक ही साथ में कर सकता था, कई काम एक साथ में कर सकता था। तो इस समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में नहीं था। These computers were highly dependable, comparatively expensive but faster। यानी कि यह कंप्यूटर
बहुत ज़्यादा थोड़ा महंगा तो हुआ, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से महंगा हुआ, लेकिन फास्टर हुआ, तेज गति से काम करने वाला हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम लगने लगा, बिजली का कम खपत होने लगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी डेवलप्ड। पहले हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग नहीं यूज कर पाते थे कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में, लेकिन थर्ड जनरेशन के आने से हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी हम लोग यूज करने लगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, IBM 360 सीरीज, ICL 2900 सीरीज एंड हॉनीवेल 200 सीरीज, ये एग्जाम्पल है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC का खोज हुआ, IC आ गया जो ज़्यादा चीपर और बेस्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कीबोर्ड आ गया, पहले के कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज नहीं होता था, तो और बेटर हो गया। यानी कि हम लोग कुल मिला के कहें तो हर एक जनरेशन आने के साथ में पुराने वाले कमियों को दूर किया गया और तकनीक तेज होते गया, नया तकनीक आते गया, तकनीक डेवलप होते गया, बेटर होते गया। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1971 to 1989, द माइक्रो प्रोसेसर चिप्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गया जो कंप्यूटर के गति को कई गुना बढ़ा दिया। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज वेयर रिप्लेस्ड बाय द सेमीकंडक्टर्स एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो उस तकनीक में मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गया जो सेमीकंडक्टर को रिप्लेस कर दिया, और LED तकनीक आ गया इस समय पर्सनल कंप्यूटर में। LED तकनीक CRT मॉनिटर भी चलता था और LED तकनीक भी बाद में चल करके आ चुका था। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड इंटेल 4004 was developed by American Intel Corporation in 1971। पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम 4004 था, 4004, जिसको किसने डेवलप्ड किया था? अमेरिकन कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने। कब किया था? तो 1971 में किया था। These computers use faster generation language and application software। यह कंप्यूटर तेज जनरेशन लैंग्वेज को यूज किया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने लगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको अपने काम करने के अनुसार सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल है MS ऑफिस, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, गेम खेलना, मूवी देखना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। इन दिस जनरेशन द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड CD-ROMs कम इनटू बीइंग। इस जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क भी यूज होने लगा, कंप्यूटर में इंटरनेट यूज होने लगा, नेटवर्किंग यूज होने लगा, और CD-ROM CD आने लगा, CD यूज होने लगा। पहले के कंप्यूटर में CD यूज नहीं कर सकते थे, फ्लॉपी डिस्क यूज होता था, उसके पहले मैग्नेटिक टेप यूज होता था। तो फोर्थ जनरेशन में CD-ROM हम लोग यूज करने लगे। एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM PC, HP लैपटॉप्स एंड मैक नोटबुक। ये सब एग्जाम्पल्स हैं IBM PC, HP लैपटॉप और मैक नोटबुक। और अभी भी हम लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का बहुत काफ़ी यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आने से कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया और कंप्यूटर और कम इलेक्ट्रिसिटी लेने लगा। LED तकनीक आने से मॉनिटर कम वोल्टेज लेने लगा, कम पावर कंज्यूम करने लगा, जिससे और आसानी हुआ। और सबसे बड़ा बात ये हुआ कि ये एक यूजर एक व्यक्ति इस कंप्यूटर को आराम से ऑपरेट कर सकते थे, यानी कि इसको चलाने के लिए एक आदमी काफ़ी है। वैसे चाहे तो आप मल्टी यूजर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक यूजर मिनिमम होना चाहिए, इससे नहीं भी अधिक है तो कोई बात नहीं, एक यूजर। तो यहाँ ह्यूमन पावर भी बचने लगा। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 टू प्रेजेंट, माने 1989 से अब तक चला आ रहा है। हालांकि ये कंप्यूटर अभी हमारे जीवन में उतना तो नहीं आया है, हम लोग अभी भी ज़्यादातर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पर निर्भर हैं, लेकिन कहीं कहीं खास जगहों में ये कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर अब देखने में आ रहा है। तो कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत सारे फीचर से लैस है, तो इसको
इसको सब लोग महंगा है, इसको सब लोग खरीद नहीं सकते हैं, सबके बस का बात नहीं है और सभी लोगों की इसकी आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए अभी ये सभी लोगों के लिए नहीं है। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन का कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हुआ, यानी कि ये कंप्यूटर बहुत सारा डिसीजन सिचुएशन के अनुसार अपने से ले सकता था। एंड इट इज स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, और यह धीरे धीरे अलग अलग स्टेज में डेवलप ही होते गया। अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हो रहा है, इधर हर साल 2 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हुआ है। इट इज बिल्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट गेन्ड इन द प्रीवियस कंप्यूटर जनरेशन, या प्रीवियस कंप्यूटर जनरेशन से ज़्यादा एडवांस रूप है, ज़्यादा एडवांस होते गया है। इसमें इसमें इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि बहुत जगह, बहुत ऑफिस में, बहुत कार्यालय में ऐसा कंप्यूटर, रोबोट कंप्यूटर रखा हुआ है जो आपसे बात करेगा। आप कोई वर्क बोलिएगा तो उसको पूरा करेगा, आपके वॉइस कमांड को मानेगा। द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर होप्स टू इम्प्रूव ह्यूमन एंड मशीन इंटरेक्शन। इसका मेन खासियत है, इसका मेन फंक्शनिंग है कि कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन बनाना, यानी कि संवाद स्थापित ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से करना। मनुष्य का ज़्यादातर बात ये बोल करके ही समझ जाता है, इशारा से ही समझ जाता है, जबकि 4th, 3rd, 1st, 2nd जनरेशन कंप्यूटर आपके बोलने से काम नहीं कर सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स हेल्प मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए रियलिटी। पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर, ये 2 तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेज बनाते हैं। क्वांटम कंप्यूशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी विल ड्रेस्टिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स इन ईयर्स टू कम, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूशन, क्वांटम तकनीक, कंप्यूटर क्वांटम तकनीक और नैनो तकनीक, ये 2 चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त 5th जनरेशन के कंप्यूटर में होते हैं। और इधर हाल फिलहाल के सालों में, हाल फिलहाल के समय में इस तकनीक का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कंप्यूटर 5th जनरेशन के जो हैं उनमें काफ़ी बढ़ा है। द एम ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स इज टू डेवलप डिवाइसेज that respond to natural language input and are capable of learning anything and everything and can also self-organize। यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर को डेवलप करने का सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि ये कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज से काम कर सके। हम लोग जैसे बोलते हैं, नॉर्मल भाषा जो बोलते हैं उस लैंग्वेज में काम कर सके, जबकि 4th जनरेशन और उसके पहले जनरेशन के कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज में काम नहीं करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज से काम नहीं करते हैं। हमें कीबोर्ड से, माउस से, टच पैड से उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है और फिर उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तब जा कर के कंप्यूटर उसको समझता है। जबकि 5th जनरेशन कंप्यूटर आपके नेचुरल लैंग्वेज में काम कर सकता है और खुद को ऑर्गेनाइज, प्रबंधित कर सकता है। रोबोट, आप लोग मूवी देखे होंगे कि कंप्यूटर रोबोट जो है वो कैसे, किस तरह से काम करता है, वही 5th जनरेशन कंप्यूटर है। हालांकि एक बात और है कि उतना तकनीक अभी, उतना एडवांस तकनीक तो अभी नहीं आया है, लेकिन उससे थोड़ा कम ही तकनीक अभी चल भी रहा है। फिल्म में कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाया गया रहता है, तो हर चीज़ पूरा सही ही नहीं होता है, लेकिन बाकी तकनीक उसमें सही है बिल्कुल। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स एंड इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग, यानी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में ये खासियत होता है कि आपके बोले हुए वर्ड को, जनरल वर्ड को, यानी कि बोलचाल के भाषा को ये समझ सकता है और उसके अनुसार ये काम कर सकता है। They can also respond to other surrounding using different types of sensors। 5th जनरेशन कंप्यूटर में ऐसे सेंसर लगे होते हैं कि ये बाकी तरीके से भी आपकी बातों को सोचते हैं, समझते हैं
सेंसर लगे होते हैं इसमें, जो कि आपके इशारा को, आपको आपके फेस एक्सप्रेशन को, यानी कि चेहरे के भावों को, आपके आंख से इशारा करने को, हाथ से इशारा करने को ये समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर रोबोट्स। एग्जाम्पल हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के रोबोट्स, नैनो कंप्यूटर्स एंड क्वांटम कंप्यूटर्स। ये 5th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर का यूज अभी साइंटिफिक लैब में, साइंस के लैब में वैज्ञानिक लोग करते हैं। वेदर फॉरकास्ट में इसका यूज होता है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही इसका यूज होता है, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, इसको ऑपरेट करना आसान नहीं होता है। ये महंगा, सबसे ज़्यादा बात कि एक्सपेंसिव होता है, सबके बस का बात नहीं है। तो ये रहा अलग अलग जनरेशन। अगर आप लोगों को कोई सवाल जवाब करना हो तो हम एक दिन आप लोगों को मैसेज डालेंगे, उस दिन हम लाइव होंगे। अगर जो लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ करके अपना, हालांकि लाइव तो बहुत सारे लोग हो रहे थे, लाइव में तो 1 लेसन मैं पढ़ा दिया हूँ, क्वेश्चन आंसर भी मैं लिखवा दिया था। फिर से पुनः मैं इसका क्वेश्चन आंसर मैं कहूँगा कि जिनको क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है लेसन 1 का, वो लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो 93 का नंबर है, उस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे। जिनको नहीं मिला है उनको मैं PDF भेज दूंगा, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर फ़ोटो खींच करके मैं लिख करके भेज चुका हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। कोई विशेष जवाब सवाल अगर आपको करना हो, समझना हो, तो शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोग फ़ोन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।